सिविलाइजेशन है वो हमारा कह सकते हैं कि थानेश्वर का जो वर्धन वंश है उसके ऊपर जो है वो आधारित है। आपको बता दूं कि थानेश्वर का मतलब है कि जो हमारा कह सकते हैं कि वर्धन वंश है इसका जो है प्रारंभिक राजधानी देखने को मिलती है वो थानेश्वर देखने को मिलती है, जिसको हर्ष ने कह सकते हैं कि हर्ष ने अपनी बहन के साथ शासन करने के लिए जो है वो कन्नौज में जो है वो हस्तांतरित कर दिया था। तो आप देखेंगे कि हर्ष के बारे में हम बात करें, हमने प्रभाकर वर्धन के बारे में देखा, राजवर्धन के बारे में देखा, राजश्री के बारे में जो सारी बातें थी वो हमने देखा, शशांक के बारे में हमने देखा, देवगुप्त के बारे में देखा, और जो कह सकते हैं कि गंधर्व वर्मन है हमने उनके बारे में जो है वो देखा। इस प्रकार से हमने इन सभी के बारे में जो है पहले अपनी क्लास में चर्चा कर ली है। आप चाहें तो जाके पीछे का जो क्लास है उसको देख सकते हैं। आज हम हर्ष के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। इनका जो भाई था राजवर्धन, इनका बड़ा भाई जो राजवर्धन था उसकी मृत्यु के बाद जो है वो हर्ष शासक बनते हैं, जो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक जो है वह शासन करते हैं, यानी कि 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक का जो है वो शासन अपना जो है वो करते हैं। आपको बता दूं कि इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है, हर्ष की जो उपाधि देखने को मिलती है वह मगध राज की जो है उपाधि देखने को मिल जाती है, यानी कि आप देखेंगे कि जो मगध राज की उपाधि है वो हमें हर्ष का देखने को मिलता है, जो 641 ईस्वी में इन्होंने धारण किया था। मातवालीन नामक एक हमें चीनी यात्री देखने को मिलती है, उन्होंने वर्णन किया है कि इन्होंने 641 ईस्वी में इस उपाधि को जो है वह धारण किया था। इनकी हमें जो दूसरी उपाधि देखने को मिलती है वो भारतीय हातिम, भारतीय हातिम की उपाधि जो है वो इनकी हमें दूसरी उपाधि देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि जो भारतीय और हातिम की उपाधि देखने को मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ज्यादा जो है वो दान, लाखों का जो है वो दान दिया करते थे, इसलिए इनको भारतीय हातिम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाती है। एक बात और आपको बता दूं, ग्रुप डी वालों के लिए यह जो क्वेश्चन है एक पूछा जाता है कि हर्ष के गज का नाम क्या था, यानी कि हर्ष के जो हाथी था उसका नाम हमें क्या देखने को मिलता है। तो आपको बता दूं कि दर्पण सात जो है वो हमें उनके हाथी का जो है वो नाम देखने को मिलता है। तो ऐसे तुच्छे मुच्छे जो क्वेश्चन है वो कह सकते हैं कि पूछ लिए जाते हैं ग्रुप डी वालों के लिए। अब हम देखेंगे हर्ष के जो हमें अभिलेख देखने को मिले हैं उनके बारे में वो हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हर्ष के जो अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं, हर्ष के अभिलेख देखने को मिलते हैं, आपको बता दूं कि यह ताम्र अभिलेख हमें देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो हमें कह सकते हैं अगर हम लिपि की बात करें तो ये हमें जो लिखावट है उसकी अगर हम बात करें तो यह हमें कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलती है, और अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा जो है वो हमें कह सकते हैं संस्कृत में देखने को मिल जाती है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाषा में और लिपि में क्या अंतर है। तो जो लिखने की कला है, यानी कि जो लिखने की कला है, जो शैली है उसको कहा जाता है लिपि, यानी कि आप देखेंगे जो लिखने की शैली है वो ब्राह्मी है, और जो अक्षर उस पर लिखे जा रहे हैं वो उर्दू में है, फारसी में है, कि संस्कृत में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है। ऐसा है तो जो भाषा है वो लिखने की जो कह सकते हैं कि पद्धति है वो हमें ब्राह्मी देखने को मिलती है, पर वो जिस भाषा में लिखा जा रहा है वो संस्कृत भाषा है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले देखेंगे इनका जो हमें पहला ताम्रलेख देखने को मिलता है, उसका नाम जो है बसखेड़ा का लेख, यानी कि बसखेड़ा का जो लेख है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि शाहजहांपुर में हमें देखने को मिलता है। शाहजहांपुर में देखने को मिलता है जो कि यूपी में स्थित है। इस कह सकते हैं कि ताम्रलेख पर जो है हमें हर्ष के जो है वो हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं, यानी कि हर्ष के जो है वह हस्ताक्षर हमें प्राप्त हुए हैं, उस पर उनके हस्ताक्षर हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसका जो निर्माण का अगर हम तिथि की बात करें तो हर्ष ने अपने शासन काल में जब उन्होंने अपनी राजगद्दी पर जो बैठे थे उन्होंने 606 ईस्वी में एक अपना संवत चला था जिसको हर्ष संवत कहते हैं। तो हर्ष संवत के अगर अनुसार देखें तो वो 22वां वर्ष था, 22वां संवत था, और अगर हम उसका आंकलन करें कह सकते हैं कि एक हमें जो शैली के आधार पर अगर हम उसका आकलन करें तो हमें 628 ईस्वी जो है उसका टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे इनका हमें जो दूसरा लेख देखने को मिलता है वो है मधुबन लेख। जो मधुबन लेख है वो हमें देखने को मिलता है, इसकी जो हमें तिथि अगर देखें तो हर संवत की बात करें तो हमें 25 देखने को मिल जाती है, और अगर हम ऐसे आंकलन करें तो 631 ईस्वी हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके स्थान की बात करें, यानी मधुबन जो मधुबन कसम लेख है इसकी स्थान की बात करें तो यह हमें मऊ के यूपी के मऊ राज्य में हमें स्थित देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे हर्ष के सिक्कों के बारे में। हर्ष के सिक्कों के बारे में बात करें, यह एक हमें स्रोत के रूप में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली हमें इनके 4 जो सिक्के हैं वो देखने को मिल जाता है। पहला जो है वो हमें नालंदा से देखने को मिलता है, यह एक इनकी मिट्टी का हमें जो है वो सिक्का देखने को मिलता है, यह एक मिट्टी का सिक्का था जो कि नालंदा से हमें प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे जो हमें दूसरा लेख देखने को मिलता है वो हरियाणा के हमें सोनपत से देखने को मिलता है। जो हरियाणा में सोनपत है वहां से देखने को मिलता है, यहाँ से इनके ताम्र सिक्के जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं। आपको बता दूं एक भिटौरा से हमें देखने को मिलता है, जो एक हमें तीसरा सिक्का है वो भिटौरा से देखने को मिलता है। इसका जो अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यूपी के जो फैजाबाद है, यूपी का फैजाबाद जो है वहां पे इनके जो हमें रजत के सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं, यानी कि हम देखेंगे कि नालंदा में, सोनपत में और भिटौरा की जो है हमें सिक्के जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि फर्रुखाबाद में इनके हमें स्वर्ण सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं, जो स्वर्ण के सिक्के हैं वो हमें प्राप्त होते हुए देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि हर्ष का एक हमें टीला देखने को मिला है जो कि थानेश्वर में स्थित है। हर्ष का जो टीला है वो हमें थानेश्वर में देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे हर्ष जो हेंगसांग है, हेंगसांग ने कह सकते हैं कि हर्ष को एक उपाधि जो है वो कह सकते हैं नाम से जो है वो संबोधित किया था, जो हमें शिलादित्य की देखने को मिलती है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि हर्ष को किसने शिलादित्य नाम से बुलाया था, तो ऐसा वर्णन जो है किसने किया था, तो इसके बारे में जो है कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, तो आप चाहें तो इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। ये कई बार बड़े भी क्वेश्चन में जो है वो पूछ लिए जाते हैं।
तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो है वो डिमांड हमें देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर जगह जो है पूछ लिए जाते हैं, आप इसको जो है वो ध्यान में रखिएगा। एक बात और आपको बता दूं कि हर्ष ने बौद्ध भिक्षु जो है वो दिवाकर मिश्र के कहने उनके बताए हुए मार्ग पर जाकर के अपनी बहन जो है वो राजश्री का जो है वो पता जो है वो लगाया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है, यानी कि इनकी जो बहन थी राजश्री, इनका पता लगाने में जो है वो बौद्ध भिक्षु जो दिवाकर मिश्र थे उन्होंने इनकी जो है वो बहुत ज्यादा मदद की थी। इनके माध्यम से उनकी बहन का जो है वो पता चल पाता है, जो कि कारागार से भागी हुई थी, जिसे शशांक ने कन्नौज में जो है वो कैद कर रखा था। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो सारी बातें देखी। आप इसका एक बार जल्दी के बारे में देखेंगे कि हर्ष का जो हमने साम्राज्य विस्तार था उसके ऊपर जो है वो हमारी चर्चा जो है वो चल रही है। हम देखेंगे कि हर्ष का जो हमें पहला अभियान देखने को मिलता है वो गौड़ शासक जो शशांक थे उनके ऊपर जो है वो इनका पहला अभियान होता है, और यह शशांक को जो है हरा देते हैं और हराने के बाद जो है उनको मौत के घाट जो है वो उतार देते हैं। तो ये हमें पहला इनका अभियान जो है वो शशांक के खिलाफ देखने को मिल जाता है। तो शशांक के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि यह वो दुष्ट शासकों में से एक था। इसने भगवान बुद्ध की जो जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को जो है वो उखाड़ कर जो है वो गंगा जी में कह सकते हैं कि नदी में जो है वो बहा दिया था। और उनके कई ऐसे जो थे मंदिरों कह सकते हैं कई ऐसे हमें जो उनके स्तूप देखने को मिलते हैं जिसको इसने तुड़वा दिया था, कई बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया था। तो ऐसा कार्य जो है वो इसने किया था, इसके बारे में ऐसा वर्णन देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि हर्ष के साम्राज्य में आप देखेंगे कश्मीर को अगर हम छोड़ दिया जाए तो कश्मीर को छोड़ के समस्त उत्तर भारत के जितने भी राज्य हमें देखने को मिलते हैं वो लगभग इनके राज्य में हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि कश्मीर और जो कामरूप के शासक भास्कर वर्मा थे वह इनके जो है कह सकते हैं कि मित्र राज्य थे, यानी कि मित्र थे जो इनकी कई युद्धों में जो है विजयों में और इनके अभियानों में जो है वो इनका साथ देते हैं, इसलिए वो इनके मित्र राज्य थे। इनको छोड़ करके समस्त उत्तर भारत के जो राज्य थे वो इनके राज्य में जो है वो सम्मिलित थे। उसके बाद आपको बता दूं कि हेंग त्सांग के अनुसार हेंग त्सांग ने जब तक पंच देश यानी कि पंच भारत को जो है वह नहीं विजित कर लिया था तब इन्होंने अपने अभियान को जो है वह रोका नहीं था। यानी कि पंच विश्व में अगर आपको बता दूं पंच देश में हमें जो 5 कह सकते हैं कि राज्यों का जो नाम देखने को मिलता है उसमें हमें पंजाब, गौड़, कंबोज, मिथिला और ओडिशा देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि पंच राज्य में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो हर्ष के पंच भारत थे उसमें उनके राज्यों के जो नाम है वो पूछे गए हैं कई बार आपसे। तो आपको याद रखना है कि पंजाब, गौड़, कंबोज, मिथिला और ओडिशा जो है वो इस राज्य का जो है वो हिस्सा था, इसको इन्होंने विजित कर लिया था। आपको बता दूं कि हर्ष का अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो जो नर्मदा नदी का तट हमें देखने को मिलता है वह दक्षिणी भारत का जो है वो इनका सीमा माना जाता है कि दक्षिण भारत का जो नर्मदा नदी का जो तट है वहां तक जो है वो हर्ष की सीमा हमें देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि हेंग त्सांग के अनुसार आप देखेंगे कि जो दुर्लभवर्धन थे जो कश्मीर के शासक थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कश्मीर के शासक और जो कामरूप के शासक भास्कर वर्मा थे वह इनके जो है वो मित्र राज्य के शासक थे। तो इन्होंने हेंग त्सांग द्वारा यानी कि दुर्लभवर्धन ने हेंग त्सांग जब इनके राज्य में जाते हैं दुर्लभवर्धन के राज्य में यानी कश्मीर में जाते हैं तो इन्होंने वहां पे महात्मा बुद्ध के रखे हुए दांतों के जो है वो अवशेष धातु को जो है वो हर्ष हेंग त्सांग द्वारा जो है वो हर्ष को जो है वो भेंट करते हैं। तो हर्ष उस धातु को ला करके कन्नौज में जो है एक स्तूप का जो है वो निर्माण कार्य करवाते हैं, यानी कि निर्माण जो है वह कराते हैं। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है। ये मैंने आपको कामरूप के शासक भास्कर वर्मा और जो हमें कश्मीर के शासक दुर्लभवर्धन देखने को मिलते हैं, हमने इनके बारे में जो है आपको बात बता दी कि इनके मित्र राज्य के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे हर्ष के अभियान के बारे में। तो हमें क्रमशः 3 अभियान देखने को मिलता है। एक जो हमने गौड़ देश से देखा था और हम देखेंगे आपको ऐसे कई जो राज्य हैं वो हमें देखने को मिलता है जिसपे इन्होंने ओडिशा में इन्होंने अपना जो है वो कह सकते हैं आक्रमण किया था, कंबोज में इन्होंने आक्रमण किया था, तो उन सभी को मैंने छोड़ दिया। हालांकि अब हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण हमें इनके अभियान देखने को मिलते हैं उसके ऊपर जो है थोड़ी सी चर्चा अपनी कर लेंगे। तो महत्वपूर्ण अभियान में मैं आपको बता दूं कि इनका जो पहला अभियान में देखने को मिलता है वो हमें बल्लभी के साथ इनका युद्ध देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि बल्लभी के शासक जो थे वो ध्रुवसेन थे, यानी कि ध्रुवसेन जो थे वो बल्लभी के शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाते थे। ये जो ध्रुवसेन थे इन्होंने इनको जो है वो कह सकते हैं कि हर्ष जो है इनको हरा देते हैं, लेकिन हराने के बाद भी जो है वो अपनी पुत्री का यानी कि जो हर्ष थे इन्होंने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो ध्रुवसेन के साथ जो है वो कर दिया था। और इसी अभियान के चलते जो है यानी कि आप देखेंगे जो बल्लभी थी इसी अभियान के चलते जो है वो हमें पुलकेशिन द्वितीय के साथ जो है वो युद्ध देखने को मिलता है। जो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय उनके साथ जो है वो हर्ष का कह सकते हैं कि देखने को मिलता है। आप देखेंगे जो सोलंकी के चालुक्य वंश थे वहां के एक शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उनके साथ जो है वो हर्ष का जो है वो हमें युद्ध देखने को मिलता है। इस युद्ध का जो हमें दूसरा अभियान देखने को मिलता है पुलकेशिन के साथ। इस युद्ध का जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो जो चीनी यात्री ह्वेन सांग थे इनकी पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद आप देखेंगे पुलकेशिन का एक हमें अभिलेख देखने को मिलता है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है एहोल का अभिलेख, यानी कि जो एहोल अभिलेख है इसमें और हेंग स्वांग का जो कह सकते हैं पुस्तक है सीख क्योंकि उसमें हमें इसका वर्णन जो है इस युद्ध का वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि यह जो युद्ध हुआ था ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, लड़ी गई थी, जिसमें हर्ष जो है वो पराजित हो जाते हैं। और हर्ष जब पराजित हो जाते हैं तो जो कह सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय थे इन्होंने जब इस युद्ध को जीता तो एक उपाधि जो कह सकते हैं परमेश्वर की उपाधि जो है वो इन्होंने धारण की थी। जो ये मैंने इनके जब आप देखेंगे सोलंकी के चालुक्य वंश के बारे में मैंने पढ़ाया था
तो वहाँ पे मैंने इन सभी बातों का जो है वो वर्णन किया है। अगर आप चाहें तो जाके पुलकेशिन द्वितीय के बारे में सारी बातें जो है वह देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हर्ष के बारे में ये तो हमने इनकी अभियान के बारे में बात की। अब हम बात कर लेते हैं हर्ष की जो एक कहते हैं महत्वपूर्ण जो बातें हमें देखने को मिलती हैं, हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में। तो आपको बता दूं कि हर्ष जो थे इन्होंने एक साहित्यकार थे, यानी कि आप देखेंगे हर्ष एक साहित्यकार हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें इनकी जो रचना है वो देखने को मिलेगी। हर्ष ने 3 नाटकों की जो है वो रचना की थी अपने हाथों से, यानी कि हर्ष ने 3 नाटकों का जो है वो रचना किया था, जिसका हमें नाम देखने को मिलता है प्रियदर्शिका। यानी कि आप देखेंगे जो पहला नाटक हमें देखने को मिलता है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यानी ये तीनों नाटक जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका जो रचना है वो हर्ष ने अपने हाथों से जो है किया है। तो आप देखेंगे प्रियदर्शिका जो है। दूसरा है रत्नावली, यानी कि जो रत्नावली है ये भी हमें नाटक देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि नागनंदा, नागानंदा या कह सकते हैं कि नागनंद है या नागानंदा भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे 3 जो नाटकों का रचना है इन्होंने हर्ष ने अपने हाथों से जो है वो अपने शासनकाल में किया था। उसके बाद आपको बता दूं कि बाढ़ के अनुसार, यानी कि जो बाढ़ भट्ट है इनके अनुसार ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि हर्ष जो थे एक अच्छे सुलेखाकार थे, एक अच्छे सुलेख लिखने वाले थे, यानी कह सकते हैं कविता लिखने वाले थे, कविता वो थे। और बांसुरी बजाने में एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो है वो उनको स्थान जो है वो उनके राज्य में प्राप्त था। तो बांसुरी का जो वादन है वो भी वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कर लिया करते थे। ऐसा हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है। तो हमने आज थानेश्वर के वर्धन वंश को जो है वो पूरी तरीके से जो है वो संपन्न कर लिया है। कुछ पॉइंट जो है वो मैंने आपको छोड़ दिए, यानी कि आप देखेंगे जो हर्ष ने एक कन्नौज में एक कह सकते हैं कि बौद्ध उनको कहा जाता है कि जो हमें 5वीं बौद्ध संगीति है वो उसको संज्ञा दी गई है। उसका जो अध्यक्ष था वो हेंग स्वांग को बनाया गया था। तो उसमें हमें कई ऐसे जो है इनके ऊपर कह सकते हैं कि पक्षपात का जो है वो आरोप भी देखने को मिल जाता है, इसलिए हम उसको संज्ञा में नहीं रखेंगे और उसके ऊपर जो है हमने चर्चा नहीं करी है। तो हम उसको कभी नेक्स्ट क्लास में जो है वो अलग से जो है उसको समझने की का जो है वो प्रयास करेंगे, या फिर जब मैं बौद्ध संगीति आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है वो मैं इसको भी थोड़ा सा लेकर के आपको बताने का प्रयास कर लूंगा। तो इस प्रकार से हमने हर्ष के बारे में जो सारी बातें थी वो हमने देख ली है और हमने हर्ष के ऊपर जो सारी चर्चा थी उसको हमने कर ली है। इस प्रकार से आज का जो हमारा सेशन था वो थानेश्वर का जो वर्धन वंश था उसके ऊपर हमने कर लिया, यानी कि ये पार्ट 2 को हम देख चुके हैं और हमने हर्षवर्धन के बारे में पूरी बातें जो थी उसको देख ली है। इस प्रकार से हमें इस क्लास का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। तो आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहां से जो है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आपके कोई भी डाउट्स हो कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक जो है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर उसको शेयर कर लें। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,